सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एटम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एटम जो होती है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन द मैटर्स। मैटर्स के अंदर जो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको डिवाइड ना किया जा सके, वो आपका क्या होता है, एटम्स होता है। ठीक है, तो उसको एटम्स होता है। ठीक है, तो आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड एटॉमिक मास। टॉपिक का नाम डालूंगे एटॉमिक मास। ठीक है, मैंने आपको एक पिक सेंड की थी एटॉमिक मास की। ठीक है, जिसमें आपको एलिमेंट्स लिखे थे, सिंबल्स लिखे थे और एटॉमिक मास लिखे। वो आपको जो पिक है कम से कम 1 से लेकर 20 तक उसमें एलिमेंट्स थे, वो आपको एटॉमिक मास है वो याद रखने हैं, क्योंकि वो ही याद रखोगे तभी आगे आप जो एटॉमिक मास के जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। कम से कम वो न्यूमेरिकल्स वो एटॉमिक मास वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक मास में क्या होते हैं, एटॉमिक मास में क्या होते हैं, तो एटॉमिक मास में क्या, एटॉमिक मास में आपको क्या लिखना है कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटम्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है। मतलब मैं अगर आपके पास चौक के ऊपर रखूं तो आपके पास करोड़ों एटम्स होंगे। ठीक है, तो चौक के ऊपर आपके करोड़ों एटम्स होंगे, तो इसमें से एक एटम्स को निकालना, उसको आइसोलेट करना और उसका वेट लेना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। मतलब इस चौक के ऊपर करोड़ों एटम्स हैं, उसमें से एक एटम्स को निकालोगे, कैसे निकाल सकते हो, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, और उसको निकाल के उसका वेट भी करना है, तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क सा लग रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे उसको कैलकुलेट किया गया, आप देखो, आपने पढ़ा होगा कि भाई मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कितना होता है भाई, आप सभी लोगों ने छोटी छोटी क्लास में पढ़ के आगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये आप मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ गए हैं कि भाई 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम है ये कैसे कैलकुलेट किया गया, कैसे कैलकुलेट किया गया भाई कि भाई इतना इसका मास आया है। ठीक है, क्योंकि हम एटम्स को एटम को तो आइसोलेट ही नहीं कर पाते हैं, इंडिविजुअल एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया गया। इसलिए एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने से पहले हम थोड़ा सा हमें रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि जो आप है कि एक एटम्स है उसको एक एटम्स के रेफरेंस में, एक एटम्स की मास को रेफरेंस में रखकर दूसरे एटम्स का मास है वो कैलकुलेट करना, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। एक एटम्स को रेफरेंस मान के, एक एटम्स का मास वो रेफरेंस मान के दूसरा एटॉमिक मास, दूसरे एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करना, वो होता है क्या आपका रिलेटिव। तो पहले सबसे पहले आपका रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जानना होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब समझ के कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एक एटम्स को रेफरेंस मान के दूसरे एटम्स का मास कैलकुलेट करना, वही आपका क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को का मास जो है वो रेफरेंस मान के दूसरे एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो SI यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज AMU होती है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, AMU होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज, क्या लिखोगे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेड एज म्यू से डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि हम एक एटम्स को आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये है, साथ के साथ लिखते रहना भाई, प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, प्रॉब्लम्स ये है कि हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम्स को हमने रेफरेंस मान लिया, तो लेकिन हाइड्रोजन एटम्स को कैसे कैलकुलेट करोगे आप,
भाई हाइड्रोजन एटम्स को भी तो कैसे कैलकुलेट करोगे? हाइड्रोजन एटम्स में को कैलकुलेट करने में दिक्कत क्या आ रही थी? क्योंकि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जिसके एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको सेम होता है। मैंने आपको हाइड्रोजन एटम्स के आइसोटोप्स भी बताए थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं कि ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के ही 3 फॉर्म और होती हैं। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन एटम की 3 फॉर्म और होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं और ट्रिटियम बोलते हैं। अब ये क्या चक्कर होगा भाई, भाई हाइड्रोजन, इसीलिए तो हाइड्रोजन एटम्स है वो जल्दी से कैलकुलेट करने में नहीं आ रहा था। कैसे कैलकुलेट किया, तभी तो इसकी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हाइड्रोजन को, क्योंकि एक एटम है वो अपनी ही एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी भी काफी फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में बताया था कि भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक मास तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम्स की को कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आती है कि हाइड्रोजन के भी 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं। क्या होती है? हाइड्रोजन की 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? ठीक है, तो इसलिए इसका तोड़ क्या निकाला गया, इसलिए इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या निकाला गया, वो ये निकाला गया कि जो कार्बन सबसे तो मोस्ट अबंडेंट मेथड, मतलब मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है वो कार्बन होता है। कार्बन का जो आइसोटोप्स है वो 12 सबसे ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरी रिलेटिव जो एटॉमिक मास जो यूनिट है, जो हम ये जो इसकी ऐसा यूनिट है, उसकी डेफिनेशन क्या की गई एटॉमिक मास यूनिट की? एटॉमिक मास यूनिट, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी गई? जो कार्बन का जो 12th जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वो क्या होता है 1/12 ऑफ द, मतलब मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। देखो तो ये क्या लिखा गया इसका, द मास ऑफ, लिखो इसकी पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, द मास ऑफ 1/12 ऑफ mass of carbon atom as 12। अब ये क्या लिख दिया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम एज 12। मतलब कि क्या है, अब देखो मतलब कि क्या हुआ, जो कार्बन एटम है वो 12 लिखा गया। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखो सबको पता है कितना है, 16। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है क्या है, 16 एटॉमिक मास होता है। अब ये 16 है, कैसे निकाला उन्होंने, कैसे निकाला? देखो कैसे निकाला, क्योंकि देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। इसका मतलब दैट मींस क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ, क्या लिखोगे, मास ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज क्या 16 टाइम्स, क्या लिखोगे 16 टाइम्स हैवियर, 16 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। क्योंकि हर एक चीज को रिलेट करके चलना है, तभी हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं। किसी भी मास को अगर निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 1/12 ऑफ द कार्बन एटम से रिलेट करना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि इसकी जरूरत हमें ये इसलिए पड़ी क्योंकि हाइड्रोजन एटम हम जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, वो इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हाइड्रोजन की तीन डिफरेंट फॉर्म होती है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए कार्बन एटम्स के लिए हमें डिस्कवर किया गया, क्योंकि मास ऑफ को, क्योंकि कार्बन एटम्स का होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, इसलिए 1/12 लिखा गया। 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम इज टेकन एज 12। ठीक है, तो अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 यूनिट होती है। ये कैसे कैलकुलेट की गई, इसका मतलब क्या होता है कि मास ऑफ द ऑक्सीजन है 16 टाइम्स ऑफ द हैवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 1/12 ऑफ क्या, मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन
एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, 16 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 16 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब कि क्या होगा 16 इंटू में कितना 1/12, और मास ऑफ कार्बन में कितना होता है 1/12, 12 से 12 कैंसिल होकर आपका 16 यूनिट बन जाएगा। तो इस तरह से आपका 16 है वो कैलकुलेट निकल के आता है। मतलब कोई भी ऑक्सीजन है वो कितना टाइम्स हैवियर होता है उसी को किससे हमें रिलेट करके चलना पड़ेगा, 1/12 से रिलेट करना पड़ेगा, तभी हम उसका एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एटॉमिक मास के बारे में था, ये किस तरह से आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो हम मोलिकुलर मास, इस एटॉमिक मास पता होगा तभी आप आगे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे आयंस मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना, छोटा सा टॉपिक करवाया आज। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।